रात के 2 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। पापा जी, नहीं पापा जी, आंखें खोलो। पड़ोसी हड़बड़ाकर उठ बैठे। सक्सेना जी ने बालकनी से झांक कर देखा। सामने सुरेश जी के घर का दरवाजा खुला था और भीतर कोहराम मचा था। लोग भागते हुए पहुंचे। नजारा रूह कंपा देने वाला था। 59 वर्षीय सुरेश जी जमीन पर पड़े थे। शरीर ऐंठ रहा था, मुंह से झाग निकल रहा था। उनके दोनों बेटे योगेश और विनीत बदहवास होकर उन्हें झकझोर रहे थे। योगेश का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो पागलों की तरह चीख रहा था, एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, मेरे पापा जी को कुछ हो गया है। विनीत दौड़कर पानी लाया, लेकिन सुरेश जी के हलक से पानी नीचे नहीं उतरा। उनकी आंखों की पुतलियां जैसे स्थिर हो चुकी थीं। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। सायरन की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर योगेश और विनीत एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे। उनका दुख देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने सिर झुका लिया। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। जहर बहुत तेजी से फैल गया। उनके पैर के अंगूठे पर 2 निशान हैं। लगता है किसी बेहद जहरीले सांप ने काटा है। ये सुनते ही योगेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज फटने लगी। सांप? हमारे घर में सांप कहाँ से आया? मोहल्ले के लोग उसे संभालने लगे। बेटा, खुद को संभालो, तुम टूट जाओगे तो घर कैसे संभलेगा? शायद भगवान को यही मंजूर था। पुलिस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानकर केस दर्ज किया। पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन अंतिम संस्कार के समय शमशान घाट पर सन्नाटा पसरा था। योगेश ने जब पिता की चिता को मुखाग्नि दी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग आपस में कहने लगे, कलयुग में ऐसे बेटे कहाँ मिलते हैं? बाप के जाने का इतना गम। धीरे धीरे रिश्तेदार और हमदर्द लौट गए। घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। बाहर से सब सामान्य लगता था, पर घर की 4 दीवारी के भीतर हवा का रुख कुछ और ही था। उसी रात जब सारे मेहमान चले गए, योगेश और विनीत अपने पिता के कमरे में बैठे थे। उसी कमरे में जहां सुरेश जी ने अंतिम सांस ली थी। बाहर लोगों के सामने जो बेटे दहाड़े मारकर रो रहे थे, अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां एक अजीब सी ठंडी शांति थी। विनीत ने धीमे स्वर में पूछा, भैया, अब सब ठीक हो जाएगा ना? योगेश ने पिता की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ चमक सी थी। वो बोला, हाँ, बस कुछ दिन का और नाटक है, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये कहते ही दोनों भाई हंस पड़े, बिना किसी गिलानी के। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुरेश जी की मौत कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा थी। सुरेश जी का जीवन खुली किताब जैसा था। सरकारी नौकरी से रिटायर होने ही वाले थे। जो जमा पूंजी थी वो बेटों की पढ़ाई और शादी में लग चुकी थी। मगर योगेश और विनीत की आंखों में भूख थी, मेहनत की रोटी की नहीं, रातों रात अमीर बनने की। उन्हें लगता था कि उनके दोस्त चमचमाती गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनके हिस्से में सिर्फ पिता की ईमानदारी और सादगी बची है। इसी लालच ने उनके मन में ये भयानक बीज बो दिया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक रात योगेश ने विनीत से कहा, पापा के रिटायर होने के बाद क्या मिलेगा? थोड़ा सा पीएफ और पेंशन, उससे हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। विनीत ने हामी भरते हुए कहा, भैया, मैंने सुना है बीमा करवाओ तो बहुत पैसा मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ हो तो रकम दोगुनी भी हो जाती है। यही वो पल था जब शैतान ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पिता को इंसान नहीं, एक प्रोजेक्ट समझ लिया। अगले कुछ महीनों में घर में बीमा एजेंटों का आना जाना शुरू हो गया। कभी एक एजेंट, कभी दूसरा। सुरेश जी जो बेटों पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, बिना सवाल किए कागजों पर हस्ताक्षर करते गए। पापा जी, ये भविष्य के लिए हैं। योगेश मीठी आवाज में कहता, हाँ बेटा, तुम जो ठीक समझो। सुरेश जी कांपते हाथों से साइन कर देते। उन्हें क्या पता था कि वे अपने ही मौत के कागज पर दस्तखत कर रहे हैं। 1-2 नहीं, कुल 11 बीमा पॉलिसियां करवाई गईं। कुल बीमा राशि कई करोड़ रुपए। प्रीमियम भरने के लिए दोनों भाइयों ने उधार लिया, घर के गहने तक गिरवी रख दिए। ये एक जुआ था जिसमें दांव पर पिता की जान लगी थी।
पॉलिसियां तैयार थीं। अब इंतजार था उस दुर्घटना का जो करोड़ों का चेक बनकर उनके हाथ में आ जाए। उन्होंने कई योजनाएं बनाई। कभी सोचा सीढ़ियों से धक्का दे देंगे, कभी कार से टक्कर करवा देंगे, लेकिन हर बार पकड़े जाने का डर रास्ता रोक देता। फिर उन्हें एक ऐसा रास्ता सूझा जो कुदरती लगे, सांप का काटना। ऐसा जहर जो फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ता, कोई हथियार नहीं छोड़ता, बस मौत छोड़ जाता है। कातिल होगा तो सिर्फ सांप। उन्हें जरूरत थी किसी ऐसे इंसान की जो सांपों का जानकार हो। उनकी तलाश एक सपेरे तक जा पहुंची। वे उसे शहर के बाहरी इलाके में मिले। राजू उनकी मंशा भांप गया था। उसने डरते हुए कहा, साहब पाप लगेगा। मगर योगेश ने नोटों की गड्डी उसकी ओर बढ़ा दी। पाप पुण्य सब यहीं रह जाता है, तू अपना काम कर। सुरेश जी को बेटों के व्यवहार में आया बदलाव प्यार लगता था। उन्हें लगता बेटे जिम्मेदार हो गए हैं। योगेश रात को उनके पास बैठता, पैर दबाता। पापा जी आप बस आराम करो। सुरेश जी की आंखें भर आती। वे मन ही मन अपनी पत्नी की तस्वीर से कहते, देख रही हो हमारे बेटे तो सच में श्रवण कुमार हैं। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि ये सब एक मुखौटा है। जिस दिन पहली पॉलिसी का वेटिंग पीरियड पूरा हुआ, उसी दिन दोनों भाइयों ने तय कर लिया, अब और इंतजार नहीं। राजू एक कोबरा एक काले बैग में लेकर आया। रात में उसे कमरे में छोड़ दिया गया, मगर सांप बिस्तर पर चढ़ने के बजाय खिड़की से बाहर निकल गया। पहली कोशिश नाकाम रही। अगली सुबह सुरेश जी ने योगेश को परेशान देखकर पूछा, बेटा तुम लोग आजकल बहुत चिंतित लगते हो, कोई बात है क्या? योगेश ने झूठ बोल दिया, नहीं पापा जी, बस काम का तनाव है, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। असफलता ने दोनों भाइयों को और भी बेरहम बना दिया। अब उन्होंने तय किया कि सांप को हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। उसे पकड़कर पिता को कटवाएंगे। इस बार राजू से रसेल वाइपर मंगवाया गया, जिसका जहर तेजी से शरीर को तोड़ देता है। उसी रात उन्होंने सुरेश जी को नींद की गोली भी दी। पापा जी ये विटामिन है, खा लो ताकत आएगी, विनीत ने कहा। सुरेश जी ने बिना सोचे समझे गोली निगल ली, ये सोचकर कि बेटा सेहत की चिंता कर रहा है। रात का सन्नाटा गहराया। सुरेश जी अचेत अवस्था में थे। योगेश ने दास्ताने पहने और सांप को गर्दन के पास से कसकर पकड़ा। विनीत ने पिता का पैर दबाकर पकड़ा ताकि कोई हरकत ना हो। एक बेटे ने उस शरीर को जकड़ा जिसने उसे जीवन दिया था, और दूसरे ने उसी शरीर पर मौत का दंश लगवाया। सांप ने सुरेश जी के पैर के अंगूठे पर दांत गड़ा दिए। एक हल्की सी कराह निकली, फिर सब शांत। कुछ देर बाद वे सांप को दूर जाकर छोड़ आए। अब इंतजार शुरू हुआ। जहर धीरे धीरे सुरेश जी के शरीर में फैलता रहा। वे तड़पते रहे और पास के कमरे में बैठे बेटे अपने पिता की अंतिम सांसों का नहीं बल्कि करोड़ों के आने का इंतजार कर रहे थे। और आखिर रात के 2 बजे वो चीख उठी और कहानी सबके सामने दुर्घटना बनकर आ गई। करीब 1 महीने बाद एक बीमा कंपनी के दफ्तर में सुरेश जी का क्लेम पहुंचा। ये सामान्य मामला होता, लेकिन क्षेत्रीय मैनेजर पुलकित शर्मा की नजर फाइल पर अटक गई। मौत सर्पदंश, क्लेम 50 लाख, पॉलिसी 4 महीने पहले। पुलकित का माथा ठनका। उसने सिस्टम में सुरेश जी का पैन नंबर डाला। स्क्रीन पर जो दिखा वो चौंकाने वाला था। एक नहीं कुल 11 पॉलिसियां, अलग अलग कंपनियों की, और कुल राशि कई करोड़ रुपए। पुलकित ने तुरंत सीनियर इन्वेस्टिगेटर नवनीत को बुलाया। नवनीत अनुभवी था। उसे सीधी बात में भी गड़बड़ी की गंध आती थी। उसने फाइल देखी और बोला, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतनी सारी पॉलिसियां, वो भी कुछ महीनों में, और मौत सर्पदंश से। नवनीत शहर पहुंचा। सामान्य बीमा अधिकारी बनकर उसने आसपास पूछताछ की। उसे लगा कहीं बेटों की बदसलूकी, झगड़ा या कोई पुराना विवाद मिलेगा। लेकिन मोहल्ले में दोनों बेटों की छवि देवदूत जैसी थी। सक्सेना जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, साहब सुरेश जी तो देवता आदमी थे। योगेश रोज शाम को पैर दबाता था, विनीत मंदिर ले जाता था। आज के जमाने में ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। नवनीत सीधे घर पहुंचा। उसने शांत स्वर में पूछा, आपके पिता पर कोई कर्ज था? योगेश ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं सर, वो तो बहुत सादा जीवन जीते थे। नवनीत ने अगला सवाल दागा, फिर इतना भारी बीमा क्यों? प्रीमियम कैसे भरा गया?
योगेश ने भावुक होकर कहा, सर, पापा जी कहते थे मैं तुम दोनों के लिए कुछ बड़ा छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने अपनी सेविंग्स सब लगा दी। हमें तो बाद में पता चला। योगेश का अभिनय इतना सच्चा था कि एक पल के लिए नवनीत भी डगमगा गया। मगर नवनीत भावनाओं का कैदी नहीं था। वो जानता था जीवित लोग झूठ बोल सकते हैं, पर शरीर पर बने निशान झूठ नहीं बोलते। वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिला और फॉरेंसिक तस्वीरें दोबारा देखीं। नवनीत ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या काटने के निशान कुछ अलग नहीं लग रहे? डॉक्टर ने जूम किया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसका चेहरा बदल गया। हाँ, सामान्य काटने में निशान उतने गहरे नहीं होते। यहाँ घाव बहुत गहरा है। आसपास की त्वचा कुचली हुई है। ऐसा तभी होता है जब सांप को दबाकर रखा जाए ताकि वो पूरा जहर इंजेक्ट कर दे। ये बाइट कम, जबरन कराया गया दंश ज्यादा लगता है। नवनीत को जवाब मिल गया। ये हादसा नहीं, हत्या थी। अब सवाल था किसने किया और कैसे। नवनीत ने पुलिस की मदद से कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। अधिकांश कॉल्स व्हाट्सएप पर थीं, मगर घटना से 2 दिन पहले एक सामान्य कॉल मिला। सिर्फ 10 सेकंड का। नंबर ट्रेस हुआ तो लोकेशन निकली शहर के बाहरी इलाके की वही बस्ती जहां सपेरे रहते थे। पुलिस टीम उस बस्ती में पहुंची और उस नंबर के मालिक राजू को पकड़ लिया। थाने में पूछताछ के दौरान वो टूट गया। रोते हुए बोला, साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं सोचा था कि ये हत्या करेंगे। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा, कौन थे? राजू ने हुलिया बताया और वो योगेश विनीत से मेल खाता था। पहली बार कोबरा ले गए, काम नहीं हुआ। दूसरी बार रसेल वाइपर मांगकर ले गए और पैसे भी दिए। अब खेल पलट चुका था। नवनीत ने चाल चली। उसने योगेश को फोन किया और बेहद सम्मान से कहा, बधाई हो, आपकी क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चेक तैयार है। बस आखिरी औपचारिकता और सिग्नेचर के लिए कल आप और विनीत हमारे लीगल ऑफिस आ जाइए। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। फोन रखते ही घर में मातम का नकाब उतर गया और अंदर जश्न का शोर उठने लगा। योगेश ने विनीत को गले लगाया। देखा, मैंने कहा था ना, अब हम राजा की तरह जिएंगे। अगली सुबह दोनों भाई अच्छे कपड़े पहनकर, चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाकर बताए गए पते पर पहुंचे। लेकिन वो कोई लीगल ऑफिस नहीं था। वो पुलिस स्टेशन का विशेष कमरा था जहां कैमरे लगे थे। दूसरे कमरे में राजू खड़ा था। इंस्पेक्टर ने कहा, देख, पहचान, क्या ये वही हैं? राजू ने तुरंत कहा, हाँ साहब, यही दोनों थे। इंस्पेक्टर हथकड़ी लेकर अंदर आया। योगेश ठिठक गया। सर, वो बीमा? इंस्पेक्टर मुस्कुराया। बीमा भी होगा। पहले ये बताओ, तुम राजू को कैसे जानते हो? कौन राजू? हम किसी सपेरे को नहीं जानते। योगेश हकलाया। उसी वक्त राजू को सामने लाया गया। उसे देखते ही विनीत चीख पड़ा। राजू बोला, यही है साहब, यही ले गए थे सांप। योगेश अब भी चीखने लगा, ये झूठ बोल रहा है, हमें फंसा रहा है। नवनीत आगे बढ़ा। उसने मोबाइल में एक ऑडियो चलाया। कमरे में योगेश की आवाज गूंजी, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। ऐसा सांप दे कि सुबह तक काम हो जाए। नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। सबूतों ने हवा को भारी कर दिया। विनीत टूट गया। जमीन पर गिरकर रोने लगा। भैया ने किया सब, भैया का आइडिया था। योगेश कुछ पल घूरता रहा, फिर एक पागलों जैसी हंसी हंसने लगा। हाँ, मैंने किया, क्यों ना करता। पूरी जिंदगी गरीबी देखी। पापा के पास था ही क्या, सिर्फ आदर्श। आदर्शों से पेट नहीं भरता। करोड़ मिल रहे थे, वो बूढ़े हो गए थे, आज नहीं तो कल मरते ही। हमने बस उन्हें थोड़ा जल्दी भेज दिया। उसके शब्द सुनकर पुलिस वालों का भी खून खौल उठा। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। फॉरेंसिक रिपोर्ट, सपेरे का बयान, कॉल रिकॉर्ड्स और ऑडियो, सबूत इतने पुख्ता थे कि बचाव पक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी बीमा पॉलिसियां रद्द कर दी गईं। जिन करोड़ों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था, वो उनके लिए सिर्फ कागज बनकर रह गया। जेल की कोठरी में अब दोनों भाई अकेले थे। न पैसा मिला, न इज्जत बची। पत्नियां अलग हो गईं। बच्चे अपने पिता के नाम से मुंह मोड़ने लगे। रात के सन्नाटे में योगेश को अक्सर लगता कि उसके पैर पर कुछ रेंग रहा है। वो चीख कर उठता, पापा जी, मुझे माफ कर दो।
मगर माफी देने वाला वो पिता अब इस दुनिया में नहीं था। और विनीत, जो कभी हर बात में हाँ भैया कहता था, अब उसी भैया को कोसता रहता। दोनों के बीच अब वही जहर था जो उन्होंने अपने पिता को दिया था। सुरेश जी का घर धीरे धीरे वीरान पड़ गया। लोग उसके सामने से गुजरते हुए भी कदम तेज कर लेते हैं। कहते हैं रात को वहां सिसकियों की आवाजें आती हैं, जैसे दीवारों के भीतर कोई भरोसा अभी भी मर रहा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो अपने ही खून का दुश्मन बन जाता है। पैसा, सुख और शॉर्टकट की चाह अगर नैतिकता, रिश्तों और इंसानियत से ऊपर चली जाए तो अंत सिर्फ विनाश होता है। माता पिता की ईमानदारी, त्याग और प्रेम को कमजोरी समझना सबसे बड़ा अपराध है। जो लोग ये मान लेते हैं कि आदर्शों से पेट नहीं भरता, वे ये भूल जाते हैं कि बिना आदर्शों के आत्मा मर जाती है। ये कहानी चेतावनी है कि अपराध चाहे जितनी चालाकी से किया जाए, सच देर सवेर सामने आता ही है। गलत रास्ते से पाया गया धन सुख नहीं, बल्कि आजीवन पछतावा, अपमान और अकेलापन देता है। अंततः रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती, और जो इंसान अपने स्वार्थ में विश्वास की हत्या करता है, वो जीते जी भी चैन से नहीं जी पाता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।